बख्शी। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने एक निबंध लिखते हुए ये विचार किया कि मैं क्या लिखूं। तो वो एक निबंध लिखना चाहते हैं, लेकिन निबंध को कैसे लिखूं उनके समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान थे। और निबंध लिखना इतना आसान नहीं होता है कि निबंध को किसी भी तरह लिख दिया जाए। तो यहाँ पर जो लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वो बहुत परेशान है कि निबंध को कैसे लिखें। इस पाठ का मैं आपको थोड़ा सा केंद्रीय भाव बता दूं कि उन्हें निबंध लिखने के लिए दिया गया था। उनको दो विषय दिए गए थे कि निबंध लिखने के लिए, कि एक विषय था दूर के सुहावने होते हैं और दूसरा विषय था समाज सुधार। ये दो विषय पर उनको निबंध लिखना था, लेकिन नए नए लेखक बने हुए थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि निबंध कैसे लिखा जाता है और मैं कैसे लिखूं। ये बड़ी ही परेशानी में वह इस पाठ में अपनी परेशानी को व्यक्त करते हैं और दोनों ही विषय को वह कैसे एक ही निबंध में समाहित करते हैं और दोनों को किस प्रकार एक ही निबंध में समाहित करने की कला वह इस पाठ में बताते हैं। तो और किस प्रकार वो निबंध लिखते हैं वो इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, क्या लिखूं निबंध में। निबंधकार ने एक और जहां आदर्श निबंध लेखन को स्पष्ट किया है, वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दो भिन्न पीढ़ियों के दृष्टिकोण में अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने निबंध लिखते हुए इस पाठ में यह भी बताया है कि किस प्रकार एक युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों की विचारधाराओं में बहुत डिफरेंस होता है, और वही दोनों में क्या, दोनों की दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है वह इस पाठ में लेखक ने व्यक्त किया है। और वहीं एक आदर्श निबंध कैसे होता है, क्या होता है, वह इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। अब कोई भी लेख लिखना हो उसके लिए मानसिक स्थिति ठीक होना बहुत जरूरी होता है। वह कोई भी लेख को लिखना उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है, और जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो वह अपने मन के पूरे भावों को उस लेख में भर देता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। विषय कोई भी हो, जब हमारे अंदर वो भाव उठने लगते हैं उस विषय को लेकर के, और जो भी भाव उठते हैं हम उसको लेख के रूप में लिखते जाते हैं और पूरा अपने भावों से उस लेख को भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया है, हेड टांगने के लिए कोई भी खुटी काम दे सकती है, इसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। जैसे हेड को टांगना है, कोई भी खुटी पे आप टांग सकते हैं, उसी प्रकार अगर आपको लेख लिखना है तो कोई विशेष सब विषय की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, विषय कोई भी हो आप लेख लिख सकते हैं। असली वस्तु है हेड, खुटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। गार्डिनर के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव किया ही नहीं। लेखक का कहना है कि मैं उस मानसिक स्थिति का अनुभव किया ही नहीं जब मेरे अंदर किसी लेख को लिखने के लिए किसी विषय से संबंधित कोई विचार, मेरे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो, मैंने कभी उस भाव को महसूस किया ही नहीं। कहने का यही मतलब है, जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं मुझे तो सोचना पड़ता है। किसी के अंदर भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं और किसी को बहुत अधिक उस विषय पर सोचना पड़ता है। तो कवि के लेखक का कहना है कि मुझे भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब ही मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा
क्योंकि मुझे कोई आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदर्श है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। नमिता उनकी कोई दोस्त होगी या फिर कोई कजिन होगा, जो भी होगी, तो उन्होंने कहा कि आपको दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर निबंध लिखना है। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और इन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखे जा सके? आपने भी सुना होगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो दूर ढोल बजते हैं उसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, जो ढोल आपके घर के पास, आपके कान के पास बजते हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते हैं। आप भी महसूस करते होंगे इस चीज़ को। तो क्या ये लेखक का कहना है, क्या ये विषय ऐसा है कि क्या इसमें हम 5 पेज का निबंध लिख सके? बड़े ही परेशान हो गए वो। इसी प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेजों में कैसे लिख दूं? एक समाज सुधार को लेकर भी उनको निबंध लिखना था, उस विषय पर भी वो बड़े परेशान थे कि भाई इसमें थोड़ा बड़ा, इस विषय पर थोड़ा सा बोला जा सकता है, थोड़ा सा लिखा जा सकता है, लेकिन एक पूरा निबंध लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ उनको परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं, पहले यही तो समझूं कि आदर्श निबंध क्या है और यह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। एक विज्ञान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, पहला होता है सामग्री और दूसरा होता है शैली। मतलब आदर्श निबंध लिखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, पहला होता है सामग्री और दूसरा होता है उसकी निबंध शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं, पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। बोलते कि अगर मुझे मालूम होता है कि इस विषय पर मुझे निबंध लिखना होगा तो मैं पहले से ही जाके इसकी तैयारी कर लेता। मुझे तो यही बैठकर, लेकिन उनको तैयारी करने का वक्त नहीं है, उनको तो वहीं बैठकर 2 ही घंटे में 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ ना तो विश्वकोश है और ना ही ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब बोले कि अब तो बहुत मुश्किल हो गई, अब तो मेरे पास ना कोई सामग्री है, ना मैं पहले से तैयारी करके आया हूँ, ना ही मुझे अब तैयारी करने का कोई वक्त है, तो मैं क्या करूँ? अब तो मुझे अपने ही दिमाग से, अपने ही विवेक से लिखना होगा। विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतः सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? A.G. गार्डिनर को तो अपने लेखों के शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ, शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में जितनी कठिनता ना हुई होगी उतनी कठिनता नाटकों के नामकरण में हुई होगी। कहने का मतलब है कि पहले के जो लेखक थे उन लोग लेख तो लिख देते थे। अगर इतना आसान होता लिखना और इतना आसान होता उसको शीर्षक देना, तो कई लेखकों ने ऐसा किया है कि लेख तो लिख दिया है लेकिन शीर्षक क्या होगा इसके लिए उन्होंने इसका दायित्व जो है वो पाठकों के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी शीर्षक देने में कठिनता हुई होगी।
तभी तो घबराकर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो। कहने का मतलब है कि कुछ लेखकों, जो पुराने लेखक थे, उन्होंने भी अपने लेखक का नाम, जो लिखते थे उनका शीर्षक नहीं लिखा, और एक ने तो अपने लेख का ऐसा शीर्षक लिख दिया जैसा तुम चाहो, मतलब जैसा तुम चाहो वैसा नाम रख लो। इसलिए मुझसे यह रूपरेखा न होगी, अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रभाव होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर। कहीं नमिता और अमिता यह न समझ बैठे कि मैं यह निबंध बहुत मोटी अक्ल वालों के लिए लिख रहा हूँ। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती है। लेखक का कहना है कि वाक्य ऐसे कुछ अस्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीर ला देती, मतलब लोगों को गंभीर बना देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके, और सेनापति ने भी अपनी कविता मूढ़ों के लिए दुर्बोध कर दिए। दुर्बोध मतलब जिसको कोई मतलब समझ ना सके, जिसका कोई जो बोध ना कर सके, मतलब जिसका ज्ञान जिसको हो ना सके। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बतलाया जाता है। तब क्या किया जाए? निबंधों में लोकोक्ति और अलंकार और मुहावरों का जब प्रयोग किया जाता है तो बहुत लोगों को उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है। लोग उसकी मीनिंग को जानने के लिए उत्सुक होते हैं और उसको समझना चाहते हैं। इतनी आसानी से कोई भी लेख समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का समावेश होता है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरे की ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने प्रबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। पाश्चात्य साहित्य में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ है। आख्यायिका की तरह वह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। आख्यायिका मीन्स जैसे निबंध होता है, एकांकी होती है, नाटक होता है, कहानी होती है, कविता होती है ना, संस्मरण होता है, आत्मकथा होती है, ये सब हिंदी की अनेक विधाएं हैं। उसी में से आख्यान भी एक हिंदी की विधा है, जिसे यहाँ पे आख्यायिका कहा गया है। तो जो आख्यायिका मतलब आख्यान के जो लेखक होते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी सूक्ष्म दृष्टि और नाविज्ञ की गंभीर आख्यायिका की तरह वह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं, मतलब मन से जो विचार निकलते हैं उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और नाविज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। कवि उच्च मार्ग से प्रेरित होकर काव्य की रचना करते हैं। विद्वान ज्ञान की कसौटी पर सत्य की परीक्षा कर निबंध लिखते हैं। आख्यायिका लेखक कल्पना के द्वारा मनुष्य जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वैचित्र्य और घटना वैचित्र्य की सृष्टि करते हैं। पर यह निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव भूलकर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार आख्यायिका के लेखक आख्यान को लिखते समय किस किस चीज़ों का किस प्रकार की रूपरेखा बनाकर वह अपने आख्यान को लिखते हैं, वह यहाँ पर बताया गया है। जिसमें हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। अब वो लिखते लिखते फिर सोचने लगे
फिर उनको एक अमीर खुसरो की कहानी याद आ गई। क्या कहानी थी देख लीजिए। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की। अमीर खुसरो को पानी पीना था। उन्होंने उन औरतों से पानी मांगा तो उन्होंने अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त की। किसी ने कहा कि मुझे खीर पर कविता सुनाओ, दूसरी ने चरखे पर कविता सुनाने को कहा, तीसरी ने कुर्ते पर और चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। अमीर खुसरो जो थे बड़े ही प्रतिभावान थे। उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाएं पूर्ति कर दी। उन्होंने एक पद्य सुनाया और चारों की ही उसमें बात आ गई। उन्होंने ऐसी कविता सुनाई जिसमें खीर भी थी, चरखा भी था, कुर्ता भी था और ढोल भी था। तो उन्होंने कौन सी कविता सुनाई देखिए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। तो ये ऐसा लिखना बहुत ही श्रेष्ठ कवियों की पहचान होती है, जो तुरंत की तुरंत कविता बना लेते हैं। उन्हें 4 शब्द दिए गए थे 4 औरतों के द्वारा और उन्होंने चारों शब्दों को एक ही कविता में समाहित करके उनके लिए एक कविता बना दी। ये बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति ही कर सकता है, जो कि अमीर खुसरो थे। मुझ में अमीर खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक ही निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़िया मार लूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोगों को जब दूर के ढोल सुनाई देते हैं, दूर से आवाज जब ढोल की सुनाई देती है तो बड़ी अच्छी मधुर लगती है, लेकिन जो ढोल के करीब बैठे होते हैं उनके तो कान के पर्दे फटते रहते हैं, उनको वो शब्द मधुर नहीं लगता है। ढोल के इन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। जो दूर बैठा व्यक्ति है वो ढोल की आवाज सुन के किसी विवाह का चित्र अंकित कर लेता है कि सोचता है कि कहीं विवाह हो रहा होगा, वहां पे ढोल बज रहे होंगे। और कोलाहल से पूर्ण घर में एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। जब स्वाभाविक है किसी का विवाह का चित्र आंखों में घूमेगा, दिमाग में घूमेगा, तो उसे एक नववधू कन्या भी दिखाई देगी। उस नववधू के प्रेम उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की उस कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमाद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं, तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो यह अत्यंत मधुर बन जाती है। यह बात सच ही है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हीं को संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। तो सच बात यह है कि दूर रहने से हमें यथार्थ की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हीं को संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। प्रेम की वेदना ही उसके लिए वेदना है। प्रियतमा की निष्ठुरता ही उसके लिए निष्ठुरता है। प्रेम का व्यवसाय ही उसका एक व्यवसाय है। प्रेम ही उसके लिए आटा दाल है और प्रेम ही उसका सर्वस्व है। ये प्रियतमा की गोद में रोग की यंत्रणा भूल जाते हैं। प्रियतमा भी संध्या के समय में प्रियतम के अंक में मृत्यु का अनुभव करने के लिए एक लंबी यात्रा का कष्ट लेती है। तरुणों के लिए रोग और मृत्यु दोनों सुखद हैं, क्योंकि दोनों में प्रेम की मधुरता है। पर संसार में प्रविष्ट होते ही प्रेम का यह कल्पित संसार ना जाने कहाँ विलीन हो जाता है, तब उन्हें ढोल की कर्कशता मालूम होती है।
कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो तरुण व्यक्ति होते हैं उनके लिए तो प्रेम ही सब कुछ होता है, वो प्रेम में डूबे हुए रहते हैं और प्रेम में ही उनको सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ उनके लिए प्रेम ही है। तो लेकिन जब वे सांसारिक जीवन में आते हैं, इस प्रेम से निकल की नैया से उतरकर जब वो सांसारिक जीवन में आते हैं तो ये प्रेम कहाँ विलीन हो जाता है, उनकी कल्पना का संसार कहाँ खो जाता है, ये बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं चलता। और जो दूर प्रेम में जब डूबे हुए थे तरुण अवस्था में, तो उन्हें यही कठिनाइयों वाला जीवन जो अब उनको वृद्धावस्था में सांसारिक जीवन में देखने और सहने को मिल रहा है, वह उन्हें उस वक्त बहुत दूर नजर आता था और उनको ये वृद्धावस्था की दिनों की जो कठिनाइयां हैं वो उन्हें महसूस नहीं होती थी और अब उन्हें ये परेशानियां अब महसूस होती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि तरुण अवस्था में दूर के ढोल सुहावने लगते थे और जब वृद्धावस्था में ये अपने सांसारिक जीवन के करीब आते हैं, अर्थात उस ढोल की आवाज़ के किनारे आते हैं, तो तब उनको इसकी कर्कशता, ढोल की तेज आवाज़ महसूस होती है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। यहाँ पे अब वृद्धावस्था के जो लोग हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो लोग अपने तरुणावस्था से दूर हट गए हैं, उन्हें अपने अतीत की स्मृति बड़ी ही सुखद लगती है, अर्थात उनको बीते हुए दिन बहुत अच्छे लगते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, जो नवयुवक होते हैं वह भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो होते हैं वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है। दोनों ही वर्तमान से खुश नहीं है, इसीलिए वर्तमान से हमेशा दुख ही मिलता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। लोग ना तो तरुण वर्तमान से खुश है, ना ही वृद्ध वर्तमान से खुश है, इसीलिए वह वर्तमान में हमेशा सुधार करना चाहते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर नानक, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे आज वही दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर से नवा सुधार होने किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उसके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वे वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। अर्थात जो तरुण आज उस साहित्य में सुधार करके उसमें भविष्य के गौरव को देख रहे हैं कि ये भविष्य के लिए अच्छा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि यही साहित्य जो है आज जिसमें सुधार किया गया है वह आगे चलकर अतीत बन जाएगा और आने वाले जो तरुण हैं वह उसको बुरा समझ के उसमें फिर या उसमें कमियां निकाल के उसमें फिर सुधार करेंगे। उसके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा और भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि हमेशा तरुण जो है वो अपने आने वाले पीढ़ियों को सुधारने की कोशिश करता है और सुधार पर सुधार निरंतर किए जाते रहते हैं, इसीलिए हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पे लेखक ने अपने दोनों ही विषयों को एक ही निबंध में किस प्रकार समाहित किया। दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार, ये दोनों ही विषय को उन्होंने एक ही निबंध में इस प्रकार समाहित किया और यह भी एक
अनुपम नमूना अपनी कला का यहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया है इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से, कि किस प्रकार हमको अलग अलग विषयों को एक ही निबंध में समाहित करना भी एक अनुपम कला है, जो कि इस पाठ में लेखक ने परेशान होने के बाद में यहाँ पे लिखा और अपने इस निबंध को लिखने में, एक आदर्श निबंध को लिखने में वे सफल रहे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।